प्रश्न नंबर 47 है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का, कोलतार का। डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धातुओं के निष्कर्षण की बात किया जाए दोस्तों, तो धातुओं के अयस्क से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? तो कोक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। धातुओं के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कोक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया है पीला, बैगनी, नीला। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बात करते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है दोस्तों, तो उसमें से 7 रंग के घटक जो है विभक्त होते हैं। कितने कलर के दोस्तों? तो 7 कलर के। ठीक है, वही 7 कलर की बात किया जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक की बात किया जाए दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। सॉरी, बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, जबकि नीले रंग के अपवर्तनांक सबसे कम। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। बैगनी रंग का जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। ठीक है दोस्तों, और प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन से है? तो बैगनी रंग का प्रकाश है। कौन सा है दोस्तों? तो बैगनी रंग का प्रकाश है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वही पूछता है कि अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक है, तो बैगनी कलर हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की तरफ। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसके लंबाई के। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के किसके किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है? तो समानुपाती बस पूछा है इसमें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हमारा क्या? उसकी लंबाई के क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लंबाई की वह समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, लंबाई की क्या होता है? तो समानुपाती होता है, जबकि जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर आप प्रश्न में पूछता व्युत क्रमानुपाती तो क्या होता है? तब हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाता, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अगर केवल समानुपाती नहीं पूछता तब हमारे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई दोनों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर समानुपाती पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी वाले पर सही जवाब करेंगे। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ठीक है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग माचिस की तिली पर लगाते हैं वहाँ पर कुछ केमिकल प्रोडक्ट लगे रहते हैं। पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रोडक्ट होता है, कौन सा पदार्थ होता है? पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माचिस की तिली की बात किया जाए दोस्तों, तो उस पर क्या होता है? तो फास्फोरस होता है। क्या होता है दोस्तों? तो फास्फोरस होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 51 की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं कि क्या सही जवाब पूछ रहा है। कि प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? ठीक है दोस्तों, कौन सा एल्कोहल पेय के? मेथनॉल, हेक्सनॉल, एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल की बात किया जाए दोस्तों, तो एथेनॉल हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। वह इसकी फार्मूले की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या होता है? तो C2H5OH। क्या होता है दोस्तों? तो C2H5OH होता है। और इसकी बात किया जाए तो गेहूं, मक्का, गन्ना, शक्कर आदि से ये उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। किसी ईंधन की दक्षता डैश दिया है के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? किसमें? उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान के, उसकी मात्रा के। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसकी दक्षता की बात किया जाए दोस्तों, तो किसमें मापा जाता है या किसमें व्यक्त किया जाता है? तो बात किया जाए दोस्तों 52 में, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसकी कैलोरी मान में व्यक्त किया जाता है। किसमें दोस्तों? तो उसके कैलोरी मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि जस्ता टीन की तुलना में महंगा है। टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील होती है। तो 53 की बात किया जाए दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 53 में हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। टीन की तुलना में जो है जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तो जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी रहती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। खाने के डब्बों पे जस्ता के बजाय टीन धातु की परत चढ़ी होती है, क्योंकि जिंक धातु क्या होते हैं? टीन धातु की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो इंग्लिश वाला दिया है।
चौवन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? खंडक प्रणाली, चेन प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौवन में क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग फटाक से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि चौवन में क्या सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सी प्रणाली सही है दोस्तों? और पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है दोस्तों, तो ड्रिप प्रणाली, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ठीक है दोस्तों, वही पारंपरिक सिंचाई की बात किया जाए दोस्तों, तो खंदक प्रणाली होता है, चेन पंप प्रणाली होता है, रहट तथा मोट प्रणाली होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 55 में देख लेते हैं, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। किसका पूछा? मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। तो मनुष्य के लिंग के निर्धारण में सबसे पहली बात तो गुणसूत्र क्या होते हैं, तो उसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। वही बात किया जाए दोस्तों, तो गुणसूत्रों की संख्या की तो एक जोड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 55 का ए सही जवाब हो जाएगा। मानव कान का श्रवण प्रयास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, वही ध्वनि की बात किया जाए दोस्तों, तो ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। वही 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच को ध्वनि को क्या बोलते हैं, तो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलिए 56 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 57 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश की, लाल प्रकाश की, पीला प्रकाश की, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक ऊर्जा की बात किया जाए दोस्तों, तो पीला प्रकाश की होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के घटकों में सबसे ज्यादा जो है वो पीले रंग की उच्चतम ऊर्जा होती है। वही तरंग दैर्ध्य की बात किया जाए दोस्तों, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेड पेंसिल की बात किया जाए दोस्तों, तो लेड पेंसिल किसकी बनाई जाती है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट की बात किया जाए दोस्तों, तो ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का एक अपर रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, तो कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक है, चलिए 58 के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 59 की तरफ। 59 हमारा कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो 59 में आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर कोई कोण 30 अंश के कोण से आपतित हो रही है, तो वो परावर्तित भी 30 अंश के ही कोण पर होगी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो 59 का ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 59 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये बता दें आप लोगों को, 14 दिसंबर को जो एग्जाम कराया गया था 2023 में, उसका ये सॉल्यूशन है। चलिए आंसर के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हमारा क्या है, तो आहार नली, यानी कि क्या है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमांकुचन, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, संकुचन और विस्तार की गति को तो क्रमांकुचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्रमानुकुंचन कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, बी कह रहा है कार्ड खोपड़ी सेरेब्रम, सी कह रहा है पोन्स मेडुला सेरेबेलम, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 61 में हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन, रोलिंग, स्थैतिक, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिसलन की बात किया जाए दोस्तों, तो फिसलन घर्षण वह घर्षण बल होता है जो दो संपर्क सतहों के बीच फिसलन गति का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, और उन दोनों की बात किया जाए दोस्तों, तो दोनों के बीच कौन सा रोलिंग घर्षण होता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए वही फिसलन की बात किया जाए दोस्तों, तो फिसलन भी होता है, स्थैतिक भी होता है, लेकिन सबसे कम पूछा है, तो जो सबसे कम होता है क्या है, तो रोलिंग घर्षण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 63 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों,
नाबार्ड की, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो नाबार्ड होता है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी श्री रमन समिति के द्वारा। नाबार्ड का एक बार फुल फॉर्म आप देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। वही 1982 में इसकी स्थापना श्री रमन समिति के द्वारा हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो दोस्तों साजी के भी थे, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 63 के बाद 64 में ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर माधुरी मित्तल, डॉक्टर माधुरी गिल। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओएनजीसी की बात किया जाए दोस्तों तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ओ से ऑयल, एन से नेचुरल, जी से क्या होता है तो गैस, और सी से कॉर्पोरेशन, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1997 में इसके नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। वही 2010 में से महारत्न कंपनी का भी दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान इसके अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो अरुण कुमार सिंह है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि हम लोग क्या हो जाएंगे तो ऑप्शन ई वाले पे सही जवाब करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेस्कियानी, जॉर्जिया मेलोनी, जेनोलिया मेलोनी। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, जेनोलिया मेलोनी, ठीक है। 65 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 देखते हैं दोस्तों। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3267, 3067। डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवी जो बाघ रिपोर्ट गणना हुई थी, सबसे पहले बात तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि जो 2022 में जो है बाघों की जो गणना हुई वो कौन सी थी? तो पांचवी थी, ठीक है दोस्तों। कौन सी थी? पांचवी थी। उस समय भारत में बाघों की संख्या की बात किया जाए दोस्तों तो कितनी थी? तो 3167, यानी कि क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 66 की बात किया जाए दोस्तों तो हम लोग प्रश्न नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि 2022 की घटना बिपरजॉय था, मध्य अच्छासी चक्रवात था, समुद्री तूफान था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि 67 नंबर में क्या सही जवाब हो जाएगा, कि बिपरजॉय क्या था बताना आप लोगों को। तो जो 2023 की जो घटना बिपरजॉय थी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात थी। क्या थी तो दोस्तों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 68 में आप लोगों को बताना है कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम है पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता था, उसे पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी शुरुआत की बात किया जाए दोस्तों मिड डे मील की, तो 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2021 में क्या गया है तो इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना नाम दिया गया, यानी कि पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा तो प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य क्या है तो विद्यालय में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना है। प्रश्न 69 है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ऑप्शन ए दिया है भागलपुर, बी दिया है मुंगेर, सी दिया है पटना, डी दिया उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो थावे महोत्सव है वो बिहार के गोपालगंज जिले में हर साल मनाए जाने वाला एक त्यौहार है, जो कि 2012 से शुरू किया गया। कब से दोस्तों? तो 2012 से शुरू किया गया और गोपालगंज जिले में मनाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि गोपालगंज किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग किस में चले जाएंगे तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, यानी कि 69 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पूछ रहा है बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, क्या पल्लवी ठाकुर है, मैथिली मिश्रा है, मैथिली ठाकुर है। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार सरकार की स्टेट आइकन की बात किया जाए दोस्तों तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन है तो मैथिली ठाकुर। कौन है दोस्तों? तो बिहार की जो स्टेट आइकन है कौन है तो मैथिली ठाकुर। इन्हें कब ये घोषित किया गया था? मतलब 2021 में इन्हें मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए भी संगीत नाटक अकादमी भी मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो मैथिली ठाकुर सबसे ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्या सी वाला। बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है तो मैथिली ठाकुर ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों को बता दें दोस्तों कि 70 के बाद चलिए आगे बताते रहते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 71 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछ रहा है।
प्रश्न हमारा 71 है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है क्या 70 करोड़, 72 करोड़, 75 करोड़, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 71 में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो जल जीवन मिशन की जो बजट की बात किया जाए दोस्तों तो 70,000 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, कितना है तो 70,000 करोड़ रुपए है। इसकी थोड़ा सा और डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों की इसमें इस मिशन के तहत 2024 तक देश के हर गाँव में, ठीक है दोस्तों, नल से जल उपलब्ध कराना रखा गया है। इसकी शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों तो 2019 में शुरुआत किया गया था इसकी, और 2024 में लक्ष्य रखा गया था कि हर ग्रामीणों में नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही बजट की बात किया जाए दोस्तों कितना है तो 70,000 करोड़ है। क्लस्टर आधारित गाँवों के विकास की योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि 72 में क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 72 में आप लोगों को बता दो दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। बहुत जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों, तेजी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा सही जवाब। हमारा ऑप्शन में दिया है दीनदयाल वाला होगा, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद वाला होगा, या अटल बिहारी वाजपेयी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत ये क्लस्टर आधारित गाँवों का विकास किया जाएगा। द चिप्को मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। 73 में आप लोग बताए दोस्तों कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द चिप्को मूवमेंट दोस्तों, जो द पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो शेखर पाठक है। कौन है दोस्तों तो शेखर पाठक, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तो दोस्तों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो शेखर पाठक सही जवाब हो जाएगा। 73 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। पूछ रहा है विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, 8 जनवरी को, 4 जनवरी को, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि की बात किया जाए दोस्तों तो प्रत्येक वर्ष यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। वही 2024 की जो थीम थी ब्रेल लिपि दिवस की वो क्या थी तो एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। क्या था दोस्तों, एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजिंग एंड डिलीवरी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 जनवरी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दें ट्री 2.0 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के जो प्रश्न है इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ है। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई है। सी कह रहा है कि 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ है। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ से शुरू हुई थी, कब हुई थी तो 16 अप्रैल 2023 को ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से शुरू किया गया था तो नई दिल्ली से शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी वाला भी सही है। यानी कि क्या हो जाएगा तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 देख लेते हैं। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अज्ञात शवों की बात किया जाए दोस्तों तो इसके रखने के लिए किस राज्य, कौन सा राज्य है कि जो प्रथम राज्य है तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 77 देख रहे थे। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है कौन है। क्या मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों आसियान 2023 का जो शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था। दोस्तों आसियान की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका पूरा नाम क्या है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है दोस्तों तो एशियन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए कि क्या होता है एशियन का। ठीक है, मिलाइए। ए से हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन और एन से क्या हो जाएगा तो नेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो नेशन। वही 2023 के शिखर सम्मेलन की बात किया जाए दोस्तों तो इंडोनेशिया में हुआ था 2023 का, यानी कि क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को बता दें दोस्तों जो आसियान की स्थापना ये कब किया गया था दोस्तों तो 8 अगस्त 1967। कब हुआ था दोस्तों तो 8 अगस्त 1967 को
बैंकॉक में किया गया था। आसियान की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक की बात किया जाए दोस्तों तो थाईलैंड की राजधानी है। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है पोलैंड, जर्मनी, इटली। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 78 में क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो किसने किया था दोस्तों? तो जर्मनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 79 है। सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 79 में क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य कैसा है? तो एक पीला तारा है। कैसा है दोस्तों? तो पीला तारा होता है। चलिए, क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही पीला देखने का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य है जो है एक पीला तारा होता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179, 180, सी कह रहा है 181, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो कितनी है दोस्तों? तो 179 है। कितनी दोस्तों? हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 179। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वही इनके बीच की दूरी की बात किया जाए दोस्तों तो 111 किलोमीटर होता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 81। तो क्या है? 300 मीटर है, 150 मीटर है, 30 मीटर है। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोसी नदी का जो मैदान है दोस्तों, समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो 300 मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा 300 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 82 कह रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। बी कह रहा है कि मध्य एशिया। सी कह रहा है कि जेरूसलम। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 82 में क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? 82 का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी 82 में हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए की तरफ चले जाएंगे। 83 देख लीजिए दोस्तों। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, कल्चरल रेल्म। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, दो समुदायों के मध्य जो सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है उसे क्या बोलते हैं? तो एक कल्चरेशन। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो एक कल्चरेशन, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 84 में बढ़ते। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा में है, बेगूसराय में है, मधुबनी में है। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बरौनी तेल शोधक की बात किया जाए दोस्तों तो ये कौन से जिले में है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। आपको बता दिए गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बिहार का एक औद्योगिक शहर भी है। ठीक है, बरौनी तेल शोधन कारखाना, इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1964 से यह शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 85 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तिहरी बात परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक विचारधारा से, या डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 85 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टिहरी बात परियोजना जो है संभववादी विचारधारा, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है? कोडू, पेंडा, व्यवहार। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उड़ीसा और की बात किया जाए दोस्तों तो उड़ीसा में क्या है? तो स्थानांतरित कृषि तो पोडू के नाम से जाना जाता है। किसके दोस्तों? तो पोडू के नाम से जाना जाता है। वही आंध्र प्रदेश में भी स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 86 का ए सही जवाब हो जाएगा। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, क्लांग, प्लूक। डी करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई करा के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बलूचिस्तान में चलवासी का जो तंबू है वो किजसी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो किजसी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो कि सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 87 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्या मधुबनी जिले में होता है, भागलपुर जिले में होता है, औरंगाबाद जिले में होता है, डी करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई करा के उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 88 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो बिहार के भागलपुर जिले में जो है रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा जिला? तो भागलपुर जिला। ठीक है दोस्तों, भागलपुर जिला क्या है तो रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। और बता दें दोस्तों, भागलपुर क्या है तो भागलपुरी साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत का जो है रेशम शहर या सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर को क्या बोलते हैं तो सिल्क सिटी, यानी कि क्या, रेशम शहर के रूप में। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या घटने पर दोस्तों मानव भूमि जो अनुपात है वो बढ़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 90 देख लीजिए कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में बात किया जाए दोस्तों तो मुजफ्फरपुर जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ पर दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर जिले में मक्के का उत्पादन जो है कि सर्वाधिक होता है, यानी कि हम लोग किसमें क्या करेंगे तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर से, मेरठ से, जगदीशपुर से। डी करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई करा के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कुंवर सिंह की बात किया जाए दोस्तों तो जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, नाना साहब थे, जनरल बख्त खां, बेगम हजरत महल, रानी महल, ये सब सभी लोग क्या है तो 1857 से विद्रोह से संबंधित हैं। 92 प्रश्न देखिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि 1857 में जो है इसकी स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 93 बढ़ते, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने लहराया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, मैडम भीकाजी कामा, सी कह रहा है कि राज बिहारी बोस, और ई डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैडम भीकाजी कामा जो है यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर, कहाँ पर हो भी तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में भारतीय झंडा को फहराया था। जर्मनी का कौन सा जगह था तो स्टटगार्ट जगह था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 93 के बाद 94 देखते हैं। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल। डी कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो 94 का सी वाला सही जवाब हो जाएगा, अल हिलाल। 95 देख लेते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हमारा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी कह रहा है जयप्रकाश नारायण, सी कह रहा है कर्पूरी ठाकुर, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि 95 में क्या सही जवाब हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की बात किया जाए दोस्तों तो 1936 में लखनऊ में यह हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सहजानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, कौन थे तो सहजानंद सरस्वती। 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था तो 1936 में हुआ था, लखनऊ में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 97 पे बढ़ते हैं हम लोग। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 97 नंबर, जो कि बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। क्या 1938 में, 1940 में, 1941 में? तो पटना महिला महाविद्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो 1940 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था तो 1940 में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 98 अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था?
वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों। क्या 1923 में, 1925 में, 1927 में? डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, कब शुरुआत किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1927 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था दोस्तों? तो 1927 में किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। चलिए दोस्तों, 96 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 97 100 की तरफ बढ़ते। 99 के बाद बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकाट, हड़ताल, शोक? डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन किसमें? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करते हैं दोस्तों इसकी घोषणा की, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक दोस्तों, वही 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी कर दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन? बी कह रहा है कि असहयोग आंदोलन? सी कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन? डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस वक्त किया गया था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बिहार की जो राजधानी है पटना में गंगा किनारे पर स्थित है, वह बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 6 फरवरी 1921 को किया था। चलिए 101 के बाद हम लोग 102 देखते हैं। 1917 में चंपारण में आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने, जेपी कृपलानी ने, सी कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने बुलाया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। चलिए 102 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, सी कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की बात किया जाए दोस्तों, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वही बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए दोस्तों, तो गीता रहस्य है। वही जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रिजन डायरी। कौन है दोस्तों? तो प्रिजन डायरी है। 103 के बाद हम लोग 104 प्रश्न नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण थी। ठीक है, इसे क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव के आधार पर अस्वीकार किया गया, क्योंकि उनकी पाकिस्तान को मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ये ऑप्शन बी ऑप्शन पढ़ते, इसे बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया, क्योंकि उनके स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। सी कह रहा है कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें से जो है एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्या है, तो क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुस्लिम को आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ से चले जाएंगे। तीनों ऑप्शन जो है कि मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104 के बाद हम लोग 105 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप थोड़ा सा प्रश्न लंबे लंबे दिख रहे हैं, जो कि स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे। 105 है कि कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। बी कह रहा है वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। सी कह रहा है कि वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 106 देख लेते हैं कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बी कह रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। और क्या कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्या बोलेंगे तो हम लोग इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अर्ध संघीय राज्य के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बी कह रहा है कि भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। सी कह रहा है भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 107 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही जवाब। अब तो क्या एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो कि सही है, ठीक है, वो है ए वाला। ठीक है दोस्तों, कौन है, तो वो है ए वाला। चलिए 109 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आज जो कि स्क्रीन पर देख रहा है, तो पहले इसको ही देख लेते हैं कि 109 में क्या सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, विचारधारा की संबद्धता से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका से। इसमें भी लग रहा है कि इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों।